और राज्य भर में भक्ति भाव के साथ हो रही मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। पूजा पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है। उपस्थित सुप्रीम कोर्ट ने सभी माननीय आदरणीय जज महोदय, सदस्यगण, यूएन एजेंसी के सभी प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी से जुड़े साथियों, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ये आयोजन आज एक ऐसे समय हो रहा है जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मानवाधिकार के संरक्षण के लिए हमेशा काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को संरक्षण देने का काम किया है। यानी कि गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कर उनके ह्यूमन राइट का बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण दिया है। 2 करोड़ लोगों को रहने का घर दिया है और 5 करोड़ लोगों को ये रहने का घर मिलने की पूरी योजना बनी हुई है। और देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का शायद ढंग से कोई जांच कर काम करेगा तो मालूम पड़ेगा दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जिसमें 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा वो परिवारों का आज सरकार उठाती है। उनके अपने स्वास्थ्य के साथ लंबा आयु जो ईश्वर ने निर्मित किया है उसके लिए वो पूरा करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान पर G20 नेताओं के विशेष वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष इटली ने यह बैठक बुलाई है। इस समूह में विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान को लेकर G20 देशों के दिग्गज नेताओं की बैठक में मंगलवार को हिस्सा लेंगे। ये वर्चुअल बैठक G20 के वर्तमान अध्यक्ष इटली ने बुलाई है। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी कि इटली के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। बैठक के एजेंडे में मानवीय जरूरतों पर प्रतिक्रिया के साथ ही बुनियादी सेवाओं और आजीविका पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और गतिशीलता, प्रवास और मानवाधिकार जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बात की और भारत ब्रिटेन एजेंडा 2030 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ग्लासगो में आयोजित होने वाले COP26 सम्मेलन के संदर्भ में जलवायु कार्रवाई पर विचारों का आदान प्रदान किया और अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर राय साझा की। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अफगानिस्तान पर SCO CSTO आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न मंचों पर अफगानिस्तान के मानवीय पहलू से जुड़े मुद्दों को उठाया और इसे दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने पर जोर दिया। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला था। 3 बिंदुओं जैसे कि आतंकवाद से निपटना, नशीली दवाओं और अवैध हथियारों के प्रवाह को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर पीएम ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी थी। यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़ा तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। पीएम ने चौथे मुद्दे के रूप में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर प्रकाश डाला, जिसने बैठक में भाग लेने वाले राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित किया। आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्विघ्न तरीके से पहुंच सके। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की मानवीय जरूरतों में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा आवश्यकता पर फिर से प्रकाश डाला। अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। पिछले महीने 24 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने तालिबान से अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने, सभी अफगानों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और अफगानिस्तान को निर्बाध मानवीय सहायता की अनुमति देने का आह्वान किया। क्वाड नेताओं ने भी संयुक्त बयान में अफगानिस्तान में मानवीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराया। G20 में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बनाने में मदद करने और अफगानिस्तान में बिगड़ते मानवीय संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियां और वैश्विक के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों सहित बहुपक्षीय संगठनों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण की सुविधा के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के आसपास वाले इलाके में साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र के 1 महीने के लिए क्लीन इंडिया अभियान चला रहा है। दिल्ली के प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे के आसपास वाले इलाके में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र देश भर में 1 महीने के लिए क्लीन इंडिया अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलोग्राम प्लास्टिक और अपशिष्ट एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। पहले 10 दिनों के भीतर ही देश भर में 30 लाख किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक और अपशिष्ट एकत्र किया गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक देश भर में अब तक 95 करोड़ 89 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। स्वास्थ्य महकमे द्वारा बड़े पैमाने पर टीका केंद्रों की स्थापना कर पात्र लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय समय पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे यह काम अनवरत जारी है। मोबाइल वैन से कोविड-19 टीकाकरण में रांची ने रिकॉर्ड बनाया है। रांची जिले में 14 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके का फर्स्ट डोज और करीब 6 लाख लोगों को सेकेंड डोज दिया जा चुका है। इनमें मोबाइल वैन से 10 अक्टूबर तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। मोबाइल वैन से टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 मई से हुई थी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,313 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 26,579 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 13 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 8 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 113 मरीज सक्रिय हैं और स्वस्थ होने की दर 98.50% है। जल जीवन मिशन के तहत देश में करीब 43% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा दिया गया है, जबकि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100% घरों में इस सुविधा के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि झारखंड का प्रदर्शन इस मामले में काफी खराब है। झारखंड में महज 15% ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सभी ग्रामीण घरों में नल से पहुंचाना सुनिश्चित करना है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। बस सब ठीक से हो गया है। चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार।
राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि राज्य में जिस तेजी से पर्यटन के क्षेत्र में विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह राज्य के विकास व राजस्व में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है। प्रकृति ने प्रदेश को असीम खूबसूरती प्रदान की है, हमें उस पर गौर कर विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास के लिए हम सभी को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। राज्यपाल राजभवन में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की जानकारी ले रहे थे। बोकारो में उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन झा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा उत्सव मनाने का निर्देश दिया गया। बोकारो समाहरणालय सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरे लहर को लेकर जिला प्रशासन संवेदनशील है, इसलिए सभी सजग एवं सतर्क रहें। उन्होंने कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने को लेकर जिले वासियों से सहयोग की अपील की। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मार्गदर्शिका बिंदुवार रूप से बताया गया कि पंडाल किसी प्रकार से किसी थीम पर नहीं बनेंगे, किसी प्रकार से भव्यता या तोरणदार उसका निर्माण नहीं किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वहां पर अनुमति अभी नहीं है। ये सारी बातें विस्तार में बता दी गई हैं। मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने भी दोहराते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना है। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह अपने अपने क्षेत्र में गश्ती बढ़ाएं और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जैसा कि क्लियरली बताया गया है, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से हम लोग को मिले हैं वो सभी लोगों को ब्रीफ किया जाएगा और हम लोग एक अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं। कल चास एरिया में इसको सर्व किया गया है एक नोटिस की तरह कि इसका अनुपालन नहीं करने पे उन पे कार्रवाई होगी। बैठक में यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर किशोरियों के पूजा पंडाल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सामूहिक रूप से भोग प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं रहेगी, लेकिन भोग प्रसाद का होम डिलीवरी पूजा समितियां कर सकती हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में खास इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर मां कालरात्रि से सभी बाधाएं दूर कर हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। ओम देवी कालरात्रै नमः। एकवेणी जपा कर्णपूरा नागनाखरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका उपराजधानी दुमका में कल बेलवरण पूजा के साथ ही सार्वजनिक दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो गया। पश्चिम बंगाल से सटे होने के कारण दुमका में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शारदीय नवरात्र पर शहर में 30 से अधिक स्थानों पर जगत जननी मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के गाइडलाइन के तहत इस वर्ष भी दुर्गा पूजा समितियों द्वारा एहतियात बरती जा रही है। आज महासप्तमी पर विभिन्न जलाशयों से देवी दुर्गा का आह्वान कर ढोल ढाक के साथ श्रद्धालु पूजा मंडप तक पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया।
से माँ का आगमन करने आए हैं? सबसे पहले तो सरकार के चलन से हम लोग वाकिफ है और सरकार के से हम लोग गाइडलाइन पालन कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग सब माने डिस्टेंस के दूरी करते हुए माँ का आगमन करते हुए जा रहे हैं गाजे बजे के साथ। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत उत्साहित है। पूरा महिला कमेटी मेरा पूरा उत्साहित है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग बाजे गाजे के साथ यहाँ पर आए हैं बड़ा बांध पोखरा में। यहाँ पर आकर हम लोग घर लेकर जाएंगे पूरा हर्ष उल्लास के साथ। पूरा महिला के हमारे टीम यहाँ पर मौजूद है। ये लोग डांस करते करते जाते हैं। और बोकारो जिले में पिछले साल की तरह इस साल भी नवरात्र में गरबा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार ने पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी कर दिया है। चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए मिलन मंडप बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया। साथ ही हॉल प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान देश को ऑक्सीजन संकट से उबारने में झारखंड ने अहम भूमिका निभाई थी और अब देश के पावर प्लांटों में जब कोयले की कमी की बात सामने आ रही है तो झारखंड ने एक बार फिर इस कमी को दूर करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। कोल इंडिया की पहल पर झारखंड के विभिन्न कोल कंपनियां पावर प्लांटों को कोयले की सप्लाई में जुट गई है। कल देर शाम तक कोल इंडिया ने 276 रैक कोयला डिस्पैच किया था और एक दिन पहले भी 260 रैक कोयला डिस्पैच किया था। गौरतलब है कि एक रैक में करीब 4000 टन कोयला लदा होता है। आजादी का सफर की आज की कड़ी में समाजवादी विचारक और लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी, लेखक, चिंतक और राजनेता राम मनोहर लोहिया की। उनका निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 में हुआ था। उनके पिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। राम मनोहर लोहिया का झुकाव आरंभिक जीवन से ही गांधीवादी दर्शन की तरफ हो गया था और 10 वर्ष की उम्र में वो सत्याग्रही बन गए थे। स्कूल के दिनों में लोहिया ने उन पाठ्य पुस्तकों के विरुद्ध अभियान शुरू किया जिनमें शिवाजी को लुटेरा राजा बताया गया था। बाद में लोहिया ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि लेने के बाद लोहिया आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। यूरोप में लोहिया ने जिनेवा में राष्ट्र संघ की सभा में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व बीकानेर के महाराजा ने किया, जो ब्रिटिश राज के चहेते के रूप में जाने जाते थे। लोहिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और आगंतुकों के लिए निर्धारित गैलरी से इसका विरोध किया। उन्होंने अपने विरोध के कारणों को स्पष्ट करते हुए अखबारों और पत्रिकाओं के संपादकों को कई पत्र लिखे। उस पूरी घटना ने लोहिया को रातों रात भारत में प्रसिद्ध कर दिया। लोहिया ने एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस के आयोजन में सहायता की और क्लब के सचिव बन गए। उस संगठन का मुख्य ध्यान भारत के बाहर भारतीय राष्ट्रवाद का संरक्षण और विस्तार पर था। लोहिया ने अपनी पीएचडी थीसिस गांधी जी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित नमक सत्याग्रह के विषय पर लिखी। लोहिया समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए और 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की। लोहिया ने जब 1 जून 1940 को गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन में सत्याग्रह नाव नाम से लेख लिखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। जेलरों ने उन्हें मानसिक यातना दी और कड़ी पूछताछ की। भारत को आंतरिक रूप से स्थिर करने के प्रयासों के अंतर्गत दिसंबर 1940 में अंग्रेजों ने अन्य नेताओं के साथ लोहिया को रिहा कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
जब प्रमुख नेता जेल में थे तो लोहिया ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। स्वाधीनता सेनानी उषा मेहरा के साथ लोहिया ने बम्बई में सीक्रेट रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित किए। उसे कांग्रेस रेडियो कहा जाता था और ये प्रसारण पूरे 3 महीने तब तक जारी रहा जब तक अंग्रेजों ने उसका पता नहीं लगा लिया। उन्होंने कलकत्ता में आंदोलन को पुनर्जीवित किया और बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल चले गए, लेकिन मई 1944 में उन्हें पकड़ लिया गया। लोहिया को लाहौर जेल ले जाया गया, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। लोहिया ने अपने भाषणों और लेखों में विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों से एकजुट होने, अपने आसपास हिंसा की अनदेखी करने और अहिंसा के गांधी जी के आदर्श पर अडिग रहने की अपील की। विभाजन के समय उन्होंने गांधी जी को सांत्वना देने का प्रयत्न भी किया और स्वतंत्रता के बाद संकट की घड़ी में उसी तरह गांधी जी के साथ रहे जैसे कोई पुत्र अपने पिता के साथ रहता है। लोहिया लगभग 650 भारतीय रियासतों के एकीकरण से बड़े राज्य बनाने का विचार देने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ऐसा विचार था जिसे बाद में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक लागू किया। स्वतंत्रता के उपरांत लोहिया ने महान चिंतक और सांसद, अल्पसंख्यकों, निचले वर्ग के लोगों और महिलाओं के हितों के लिए लड़ने वाले के रूप में अमिट छाप छोड़ी। जीवन के अंतिम दिनों में राजनीति के अलावा उन्होंने काफी समय भारतीय साहित्य, राजनीति और कला जैसे विषयों पर हजारों युवाओं के साथ चर्चा में बिताया। 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में लोहिया का निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे कोई संपत्ति या बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ गए तो विवेकपूर्ण चिंतन की लंबी परंपरा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा आयोग। देश भर में करीब 96 करोड़ से कोरोना रोधी टीके लगाए गए। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के जरिए 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर रांची ने बनाया रिकॉर्ड। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 15% से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से पहुंचा पेयजल। और राज्य भर में भक्ति भाव के साथ हो रही मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। पूजा पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। नमस्कार, जोहार। जय प्रकाश नारायण उर्फ यानी जो का लगाना हो लगा लीजिए, JP उर्फ यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण।